हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। इस वीडियो के अंदर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिनिमम टाइम में मैं रिवाइज करवाने वाला हूं और सिर्फ कंसेप्ट्स ही नहीं, उनके साथ जो बेसिक क्वेश्चंस कुछ जो बार बार आते हैं, यानी कि मैं एकाधिक क्वेश्चंस जो हैं वो भी इंक्लूड करने वाला हूं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे बीच में मैंने एकाधिक क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपका जो रिवीजन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा थोरो या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा डीप में हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ चीज़ें जान लो आप। ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट है, इनका पर्पज आपको जानना जरूरी है। दीज आर नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल रिवीजन ऑफ कंसेप्ट लेक्चर्स। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी कंटेंट को अगर आपने अच्छे से सीखना है तो आपको उसके मल्टीपल रिवीजन्स देने पड़ेंगे। तो हमें मिनिमम, मैं यहाँ पर मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी उससे ज़्यादा आप कितने भी करो, मिनिमम आपको बैच की क्लासेस 2 बार देखनी है मिनिमम, और उसके बाद आपको पीडीएफ्स के मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं। मैं पहले बैच की क्लासेस 3 बार बोलता था, लेकिन अब क्या है, सिलेबस जो है, बिकॉज टीयर 2 के अंदर भी 30 क्वेश्चन है, तो सिलेबस जो है वो वास्ट है बट नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। तो मिनिमम हमने इतनी बार करना है, चाहे आप टीयर 2 बैच में कर रहे हो, फाउंडेशन बैच में कर रहे हो, कैसे भी करके 2 बार एटलीस्ट आपने देखने हैं। ठीक है, और पीडीएफ मल्टीपल टाइम्स। ओके जी, तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है क्यूआरपी कि भाई मैं ये रिवीजन ना करूं और क्यूआरपी करता रहूं, नहीं। ओके, तो क्यूआरपी किसके लिए है? क्यूआरपी इज गुड फॉर टचिंग कंसेप्ट्स एंड बेसिक क्वेश्चन टाइप्स। कंसेप्ट्स को टच करेंगे और बेसिक क्वेश्चन टाइप्स नियर एग्जाम फॉर एफिशिएंट रिवीजन। यार कई दिन हो गए ये चैप्टर किए और मैं इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना चाह रहा हूँ, तो आप क्या करो, उसके क्यूआरपी खोल लो और उसको तेज स्पीड पर, मैं एक बेसिक सी स्पीड पर बताऊंगा, आप अपनी ऐप के अंदर फैसिलिटी है, स्पीड को तेज करो और देख लो। ठीक, ओके। अगर आपको फास्ट करना है और बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन करना है, यानी कि मैं तो बेसिक क्वेश्चन टाइप सिर्फ नहीं करना चाह रहा, बेसिक कंसेप्ट नहीं करना चाह रहा, पूरा कंसेप्ट, पूरे क्वेश्चन और फास्ट तरीके से रिवाइज करूं, तो आप क्या करोगे? तो आप ये करोगे, आप जो क्लास की एनोटेशन पीडीएफ्स हैं, जो मैं क्लास लेता हूं उसकी एनोटेशन पीडीएफ आपको देता हूं, उनसे रिवाइज करो। इससे 1 डिग्री एक्स्ट्रा का अगर आपने रिवीजन करना, उसमें ऐसे ही टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जिस टाइम पर जिस तरह के रिवीजन की जरूरत है उस तरह का रिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्यूआरपी है इसका मैं आपको एनोटेशन फाइल भी दूंगा, लेकिन वो मैं ओनली व्यूएबल दूंगा, डाउनलोडेबल नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने इवन कोचिंग सेंटर के हैं उनके पास ये चीज़ रहे, ये डाउनलोड होके शेयर ना हो, सिंपली आप लोगों के पास रहेगी। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है, तो आप अपने फ़ोन में कभी भी इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो पीपीटी है ये आपके पास एज इट इज, जो भी मैं लिखूंगा वो आपके पास रहेगा। तो अगर आपको एक क्यूआरपी भी नहीं देखना और बेसिक ओवरव्यू मारना है तो वो भी आप इससे कर सकते हो। ठीक है ब्रदर, तो स्टार्ट कर दें भाई। चलिए जी, अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर लेना, मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं बेसिक तरीके से बताऊंगा, एक ठीक ठाक पेस पर बताऊंगा। इट इज़ एन एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री है और एल्जेब्रा है उसका कॉम्बिनेशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और एल्जेब्रा के बीच का लिंक आप बोल सकते। कैसे सर? जैसे सर्कल को ज्योमेट्री में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सर्कल है, और एल्जेब्रा में सर्कल को ही रिप्रेजेंट किया गया है। लाइन को ज्योमेट्री में ऐसे खींचकर रिप्रेजेंट करते हैं, एल्जेब्रा में लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं एल्जेब्रा के अंदर, लेकिन ज्योमेट्री में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एक पॉइंट है उसको ज्योमेट्री में ऐसे बना के रिप्रेजेंट करते हैं, एल्जेब्रा में ऐसे उसके कोऑर्डिनेट्स देते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री और एल्जेब्रा का एक लिंक है, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को लिंक कर रहा है। ठीक है जी, आगे सबसे बेसिक चीज का रिवीजन करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। क्यों सर? इसीलिए क्योंकि 1 2, बिकॉज ये बेसिक पार्ट है तो आप तेज कर लो, इसको काफ़ी तेज कर लो, स्किप कर लो, अपने अकॉर्डिंग देख लो। तो इधर पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर जैसे नंबर लाइन पर होते हैं इधर नेगेटिव नंबर्स हैं।
ठीक है। तो अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हो, ऐसे साइड बाय साइड हिलते हो, तो उसको रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस। ठीक है। अगर आप कोई वर्टिकल मूवमेंट करते हो, जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए या फिर गड्ढे में चले गए, उसको रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। जैसे मान लो मैं कोई भी पॉइंट यहां पर लेता हूं, सपोज ये मैंने पॉइंट लिया, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रखा है 2 यूनिट, और ऐसे इसकी जो हाइट है वो 3 यूनिट है। तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सही मैंने लोकेट किया ना, यहां पर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 2 और 3। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। ये हाइट जो है ये वाई कोऑर्डिनेट है 3 यूनिट, ये एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी, ओके। एक और चीज हो सकता है आ जाए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा। हो सकता है मेरी स्पेलिंग गलत हो भाई, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं भाई कोटि हिंदी में। सिर्फ इस कोऑर्डिनेट को, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को भुज और वाई कोऑर्डिनेट को कोटि हिंदी के अंदर। ठीक, ओके जी। ये अपना क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है, चतुर्थांश इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके क्वाड्रेंट है, वो इसी तरीके से है। जैसे क्वाड्रेंट 1 के अंदर अगर कोई भी पॉइंट होएगा तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है, यहाँ पर वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। हाँ जी सर, अगर यहाँ पर आपको रटने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको लगे अरे हमने रटने की जरूरत है, क्यों भाई? मान लो अपने पास एक पॉइंट है, ये आपको दिख तो रहा है कि इस कोऑर्डिनेट के अंदर वाई की तो पॉजिटिव वैल्यू है ना, क्योंकि ऊंचाई है, वर्टिकल मूवमेंट तो ऊपर हो रही है, और जो ऐसे ऐसे वाली मूवमेंट है ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे -5 और 2, तो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो क्या हमें रटने की जरूरत है? नहीं जी। और ये जो पॉइंट है 0 0, ये है मेरे भाई ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। क्लियर है? तो आपको ये बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। खुद देखोगे, अच्छा यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, एक्स एक्सिस में तो मूवमेंट पॉजिटिव है, वाई एक्सिस में मूवमेंट नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे होंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट, सबसे पहला एक बेसिक फॉर्मूला जो इसके अंदर आता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो अपने पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। अगर आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं तो उनके बीच का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, प्रूव नहीं करूंगा सर कैसे निकालना है। x कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच का डिफरेंस ले लो, किसी में से कोई भी घटा लो, फर्क नहीं पड़ता, और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ले लो और स्क्वायर कर दो, किसी में से कोई भी घटा लो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है, एक तो 2 3 है और एक -5 और 1 है, तो इनके बीच का अगर आपको डिस्टेंस बताना है, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट, मैं एक बार फोन भरते हूँ। हाँ जी, आवाज ओके है, ठीक है। तो देखो, जो डिस्टेंस है उसके अंदर आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि मैं इसमें से ये घटाऊं या इसमें से ये घटाऊं, कोई भी टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज एट द एंड हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। तो जस्ट इन दोनों का डिफरेंस 2 और -5 का डिफरेंस 7 है। ये मत बोल देना 3 है, 5 ही ले लूं, क्या फर्क, इनका डिफरेंस तो वही रहेगा ना। एक तो 0 से इधर है -5, एक 2 है, इनके बीच का डिफरेंस तो 7 ही रहेगा।
तो 2 माइनस -5 कर लो, या -5 -2 कर लो, -7 आ जाएगा, उसका स्क्वायर कर लो, तो आना 49 ही है। और 3 और 1 का डिफरेंस क्या है, 2 का है, तो 2 का स्क्वायर 4, √53। ओके जी। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, या फिर मोस्टली इसकी एप्लीकेशन होती है, आपको 2 पॉइंट्स किसी क्वेश्चन में गिवन हो तो कई बार हमें दूरी निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट। एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड करता है, किस किस तरीके से डिवाइड करता है ये देखते हैं। नंबर 1, इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन क्या होता है, मान लो मेरे पास एक लाइन है ए बी और एक पॉइंट सी है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट सी इस लाइन के अंदर लोकेटेड है, अंदर। अच्छा सर, हमेशा अंदर ही तो होगा, ये क्या मतलब हुआ, बाहर भी हो सकता है, एक्सटर्नल डिवीजन भी हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले जनरल कर लेते हैं, मैं आपको जनरलाइज करके बता देता हूं। मान लो अपने पास इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं x एंड y, और पॉइंट सी डिवाइड करता है m/n के अंदर, यानी कि AC की लंबाई और CB की लंबाई m/n है। पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली m/n के अंदर। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होएगी, ध्यान से सुनिएगा, जो पॉइंट सी का डिस्टेंस आपने A से लिया, तो मैं x निकाल रहा हूं, सिर्फ x पर फोकस करो। तो A से डिस्टेंस लिया है, तो डिस्टेंस लिया मैंने A से, तो कोऑर्डिनेट लूंगा B का mx2, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि x1 y1 x2 y2 ऐसे नाम थोड़ी देंगे। तो ये डिस्टेंस लिया मैंने B से, तो कोऑर्डिनेट लूंगा A का nx1 बटे में m+n। ठीक, क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकाल लूं, वही बात, my2 प्लस ny1 बटे में m+n। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्या, यहीं पे बता देता हूँ। 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वो आपसे ऐसे बोल सकता है कि भाई अपने पास एक लाइन है ए बी, यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट बता दिए 2 3, और ये होगा -1 3 या फिर -1 2। ठीक है, एक तो मैं आपसे रेशियो पूछ लूँ, ठीक है, और एक मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछ लूँ, तो मुझे कोई ना कोई पॉइंट देना पड़ेगा जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सवाल मुझे, या फिर मैं उसी सवाल के ऊपर बता दूँ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसी सवाल के ऊपर बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया क्या, जनरलाइज फॉर्म। अब जनरलाइज फॉर्म तो मैंने आपको बताई ही है, मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बता देता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, देखो मैंने एग्जांपल क्यों नहीं लिया, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट लेना था जो इस लाइन के ऊपर लाई करे, तो उसमें मेरे को टाइम लग जाएगा वो निकालने में। ठीक है, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 1:3। तो एक सेगमेंट है बी सी, तो अपने दिमाग में ऐसे रखना है बी सी, पॉइंट ए डिवाइड करता है, तो बी सी, तो ए आएगा बी से सी की तरफ जाते हुए ए, और 1:3 में, क्योंकि आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि ये 1 और ये 3, नहीं, बी सी बोला तो पहले वाला जो टुकड़ा है वो रिप्रेजेंट करता है बी के तरफ वाले हिस्से को, ये 1 है तो ये 3 है, तो उसने हमें रेशियो बता दिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 4 -4 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर 0 6। तो वो क्या कर सकता है, देखो उसने आपको इस डिस्टेंस का रेशियो बता दिया, हाँ जी, तो वो इन तीनों पॉइंट में से किन्हीं भी 2 पॉइंट के देके तीसरे के कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। आप ऐसे फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है, पॉइंट ए के हो सकता है, पॉइंट ए के दे दे तो यहीं पे आप रख लोगे इसके अंदर डेजिग्नेटेड जगह पर, अगर जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है वो यहाँ पर है। ओके जी, तो निकालें अब हम, फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कि भाई इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स और वाई है तो एक्स की वैल्यू होएगी, देखना कि बी से डिस्टेंस 1 और एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, 1 × 0। ठीक है,
और 3 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट 12 बटे में 1 + 3 4, तो 12 बटे 4 3, और y की वैल्यू हो गई भाई इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 6 + 3 इंटू -4, तो -12 बटे में 3 और 1 4, तो -3 बटे 2, तो यहाँ पर अपना उत्तर आ जाएगा 3 एंड -1.5। ठीक है जी, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब हम अंडरस्टैंडिंग से करते हैं। देखो आपको रेशियो गिवन है, जी हाँ। आपको एक्स एक्सिस निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, जी हाँ। तो देखो आप सिर्फ ये देखो कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ये वाला बीच में ही होएगा। ये 4 पे था और 4 से ये 0 पर पहुंच गया। टोटल कितना, 4 से 0 पर पहुंच गया। कितने का गैप है, 4 का गैप है। क्लियर है, और घटता हुआ गया। तो मैंने सिर्फ क्या देखना है, टोटल जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है उसे 3:1 रेशियो में तोड़ना है। वैसे रेशियो का भी सम 3 + 1 4 ही है, तो बहुत बढ़िया। अदरवाइज हम क्या करते, 4 को 1:3 रेशियो में तोड़ते। मान लो यहाँ पर 2:3 रेशियो है तो 2:3 रेशियो में तोड़ते। तो यहां से यहां तक मैं सिर्फ 1/4 लूंगा। टोटल 4 हिस्से हैं, उनमें से 1/4, 4 का 1/4 क्या है 1, तो यहां से यहां तक 1 का गैप है, और फिर यहां से यहां तक 3 का गैप होएगा। मैंने ये जो 4 का गैप है उसे 1:3 रेशियो में तोड़ लिया। तो 4 में से 1 अब घटाओगे या जोड़ोगे, घटाओगे, क्योंकि उस तरफ घट रहा है। तो 4 में से 1 गया 3। सिर्फ देख के आप ऐसे बता दो। ऐसे ही y को देखो कि भाई y जो है वो -4 से 6 तक चला गया, तो टोटल 10। अब 10 को 1:3 रेशियो में आप बांटोगे तो 10 का 1/4, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 10 का 1/4, यानी कि 2.5, यानी कि 2.5। सिर्फ ये देखना बढ़ना है कि, सिर्फ ये देखना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो आप बोलोगे सर ये माइनस से उधर बड़ा हो गया तो बढ़ रहा है, तो -4 में 2.5 जोड़ दो, -4 में 2.5 जोड़ दो, तो माइनस का 1.5, खत्म। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई कि अब उन्होंने रेशो दे दिया था कि वो आपसे रेशो पूछ लें। तो ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं रेशो पूछता हूँ। मुझे सारे पॉइंट पता हैं। 4 - 4 मान लो अपने पास है, ये पॉइंट बी था अपना, 4 - 4, और इधर था 0 6, इधर था सी 0 6, और पॉइंट ए जो है वो था अपना 3 और -1.5, 3 और माइनस का 1.5। तो ये किस रेशियो में बांट रहा है, कि इस रेशियो में बांट रहा है इस लाइन को, ये पॉइंट। अगर वो ये क्वेश्चन पूछ ले, एक्स या वाई किसी एक कोऑर्डिनेट को पकड़ लो, तो सिर्फ इनके बीच में डिस्टेंस देखो, 4 और 3 के बीच में डिस्टेंस है 1 का, ठीक है, और 3 और 0 के बीच में डिस्टेंस कितने का भाई साहब, 3 का, तो 1:3 इज द आंसर। ऐसे ही दूसरे तरीके से आ गया है उत्तर। -4 और -1.5 के बीच में डिस्टेंस कितने का है, 2.5 का, 2.5 का। सिर्फ मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव में नहीं, इन दोनों के बीच में। जैसे -4 जो है वो 0 से इधर है और -1.5 इधर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस जो वो तो 2.5 का है ना, ठीक है। और -1.5 और 6 के बीच में डिफरेंस है 7.5 का। सिंपली इनका रेशियो ले लो 1:3। आगे बढ़ जाए, ओके से। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है मेरे भाई, मान लो मेरे पास एक लाइन है ए बी, इसको एक पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली डिवाइड करने का मतलब है, ये लॉजिकली सेंस नहीं बनाएगा, बट मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसको लॉजिकली भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहां पर है पॉइंट सी। तो मैथमेटिकली ये डिवीजन को पता कैसे देख रहे हैं ये बंदे मैथमेटिशियंस, ये ऐसे देख रहे हैं कि पॉइंट सी जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस लाइन में ए और बी के अंदर है, और ए से जो डिस्टेंस है वो m है और बी से जो डिस्टेंस है वो n है। ऐसे ही पॉइंट सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m:n में। तो पॉइंट सी किसको डिवाइड कर रहा है, सी इज, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, डिवाइडिंग, ए बी लिखूंगा तो अलग बात है, बी ए लिखूंगा तो अलग बात है, ए बी
एक्सटर्नली इन रेशियो m/n। तो बोल रहा है किसको डिवाइड किया, ए बी को, यानी कि ए से जो डिस्टेंस है ना वो m है। जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, जैसे मैं यहीं पर बताऊं, अगर पॉइंट सी ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि पॉइंट सी का ए से जो डिस्टेंस है वो 2 है और बी से जो डिस्टेंस है वो 3 है, प्लस पॉइंट सी इस लाइन के ही ऊपर है, क्योंकि सी तो ऐसे भी हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस 2 हो, ये वाला डिस्टेंस 3 हो। तो अगर एक पॉइंट एक लाइन को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उस लाइन के ऊपर है। इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो अंदर है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो लाइन पे ही, बट बाहर है उस लाइन के, है लाइन पे, कोलिनियर है तीनों पॉइंट। तो अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो ए से डिस्टेंस है भाई साहब m और बी से डिस्टेंस है n। बी से क्या डिस्टेंस है, n। ओके जी, ये मैं डायरेक्टली आपको सीधा बता नहीं रहा तो मे भी लेंदी जाए वीडियो, बट आप तेज करके देख लेना ताकि सारी चीज़ें आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएं, ज़्यादा एफिशिएंट रहे वीडियो। मेरे को तो कमज़ोर लगाने में मतलब लाइक ईजी रहेगा मेरे लिए, तो फ़ायदा तो नहीं है, सिलेक्शन रुकेगा ऐसे तो नहीं बोल सकता, मेरा तो फ़ायदा ही है। आपका फ़ायदा मेरा फ़ायदा, आपका नुकसान मेरा नुकसान, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या होएगा, देखो अब ध्यान से। यहाँ पर कई बच्चे इसके फॉर्मूले को रट तो लेते हैं, इसके फॉर्मूले के अंदर प्लस है, उसके फॉर्मूले के अंदर माइनस है, बट कहाँ पर m को लूँ, कहाँ पर n को लूँ, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है। देखो c का a से डिस्टेंस ले रहे हो ना, क्या है m, तो डिस्टेंस किससे लिया, a से, तो कोऑर्डिनेट किसका लोगे, b से, तो mx2 माइनस में n, c का डिस्टेंस किससे लिया, b से, n, तो कोऑर्डिनेट लोगे a का, x वाला, x की बात हो रही है तो x वाला, ठीक है सर, और बटे में m-n। सर ये बात तो समझ गए, बट कौन से वाले में से कौन सा माइनस करना है ये कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, आप कैसे भी कर लो, किसी भी एक में से कौन सा भी वाला घटा दो, इसको ऊपर नीचे -1 कर दूंगा तो ये आ जाएगा, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, mx2 में से nx1 घटा रहे तो m-n, नीचे m-n लिखना, n-m मत, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट वही वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही वाला है, बीच में साइन नेगेटिव है, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग फिर भी नहीं हो पाती है बच्चों को, अब आपको हो गई होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। जो एक्सटर्नली डिवीजन के सवाल हैं वो सारे के सारे आपकी जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है इंटरनल डिवीजन की उससे हो सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अपने पास पॉइंट ए बी है, सॉरी एक लाइन ए बी है और पॉइंट सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको 3:1 रेशियो में, तो ए बी को सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:1 में, यानी कि ए से तो 3 यूनिट डिस्टेंस है और बी से 1 यूनिट डिस्टेंस है। हाँ जी सर, तो अगर ये पूरा 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर ये 2 हो जाएगा, तो सिंपली मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि पॉइंट बी जो है वो ए सी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में। आप बोलोगे जी हाँ सर, पॉइंट बी बीच में है, लाइन के ऊपर है, और ए से डिस्टेंस 2 यूनिट है, सी से 1 यूनिट है, इंटरनल डिवीजन इसी को तो बोलते हैं। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो, चाहे फॉर्मूला तो चलो आप इसी का लगाते रहो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी फॉर्मूले के बाद, ठीक, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स एक्सटर्नली इन रेशियो 5:3। मान लो अपने पास ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए है 2:4, ये पॉइंट बी है 6:8। तो क्या बोल रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट बताओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, पहले ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस है 5। अब देखो जो वो पॉइंट मैं यहां पर लूंगा या यहां पर लूं, अगर मान लो ऐसे बिना बताए, तो देखो रेशियो है 5:3, इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 है, तो अगर मैं यहां पर ले लूंगा, देखना, तो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बड़ा है या इस पॉइंट से डिस्टेंस बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, बट इस पॉइंट वाला डिस्टेंस तो 5 है, ठीक है, तो मुझे उधर लेना पड़ेगा। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है इस जगह का 5, मान लो वो पॉइंट है सी, इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है जी 3।
तो 5 में से 3 गए, तो ये वाला डिस्टेंस है जी 2। तो मैं सिंपली ऐसे भी बोल सकता हूं कि बी एक पॉइंट है जो लाइन ए सी को इंटरनली 2:3 रेशियो में बांट रहा है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को लूं। अब आप इसको फॉर्मूले से करो, कैसे भी कर लो, मैं अंडरस्टैंडिंग से बता रहा हूं। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जर्नी ले रहा हूं मैं, 2 से लेकर 6 बन गया, 4 जुड़ गया, तो इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, यानी कि 2 का डबल है। तो ऐसे इस 3 को रिप्रेजेंट क्या करेगा, इस 3 को रिप्रेजेंट करेगा इसका डबल, 3 दूनी 6, और उधर जाते हुए चीजें बढ़ रही हैं तो ये भी बढ़ेंगी, यानी कि 6 और 6 12। ठीक है, तो एक ये है अपना इसमें पॉसिबल उत्तर, दूसरा भी निकाल लेते हैं। ओके, अगर आप वाई कोऑर्डिनेट की जर्नी को देखोगे तो ये 4 से हो गया भाई साहब 8, यानी कि +4, वही 2 की जगह डबल हो गया, 2 का डबल हो गया, तो ये भी 8 से वही 3 का डबल हो जाएगा, 3 का डबल यानी कि +6, तो 8 और 6 14, 12 और 14। ठीक, ओके। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मान लो एक लाइन है ए बी, तो एक ऐसा पॉइंट जो ए और बी के बिल्कुल बीच में हो, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो मेरे भाई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज निकाल लो, अगर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए मिड पॉइंट का तो वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज निकाल लो। दैट्स इट, सिंपल। डायरेक्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इसकी एप्लीकेशन भी आती है। इसकी मैं कुछ आपको एप्लीकेशन करवा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द एक्स एक्सिस, तो अपने पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो अपने पास एक पॉइंट है -5 और 6, हमें एक्स एक्सिस पर चाहिए इसकी रिफ्लेक्शन, ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन क्या होती है, मान लो मेरे पास एक शीशा है, रिफ्लेक्शन के कुछ नियम आप देख लो। आपके पास एक शीशा है, इसके सामने एक ऐसे पॉइंट है, तो अगर ये शीशे से जितनी भी दूरी पर है, मान लो 3 मीटर दूरी पर होगा, ऐसे ही परपेंडिकुलरली इससे 3 मीटर की दूरी पर ही इसकी रिफ्लेक्शन होगी शीशे पर। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ए की परछाई ए डैश है तो ये ओ जो है ये मिड पॉइंट होएगा, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी सेम है, तो मिड पॉइंट की एप्लीकेशन यहां पर हो जाती है। एक्स एक्सिस ये वाला है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है -5 और 6, ये एक पॉइंट है कि -5 और 6, तो यहां से जितना डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस इसका होएगा, इसकी परछाई का, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसकी हाइट तो 0 रहती है, ठीक है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट तो मुझे पता नहीं, बाकी वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हो वो सेम लिख दो क्योंकि आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं। और हाँ, 0 है एवरेज, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये, तो मिड पॉइंट क्या होता है, एवरेज, इन दोनों की एवरेज। तो अगर एवरेज 0 है तो सम 0 × 2, सम भी 0 है तो 6 में क्या जोड़ू कि 0 आए, -5 और -6, सिर्फ रिवीजन हो रहा है भाई। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए लाइन y इज इक्वल टू 1 में, ठीक है, तो लाइन है y इज इक्वल टू 1, ये एक लाइन है, ये जो गैप है ये 1 यूनिट का है, ठीक है। सर x की क्या वैल्यू है, x की तो डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, इस लाइन की यही कंडीशन है कि y इज इक्वल टू 1 पॉइंट से जो भी लाइन बनती है, इस लाइन की बात हो रही है, ठीक है जी। तो अपने पास एक पॉइंट है 4 - 3, ठीक है, x4 y -3, यहाँ पर जस्ट आपको समझ में आए, ऐसे एग्जैक्टली प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि ये जो अपने पास पॉइंट है a और इसकी परछाई होगी a डैश के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे ये जो पॉइंट है अपना o, ये मिड पॉइंट होएगा, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं, लेकिन y कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रख दो, आपको पता नहीं है, ठीक है। अब -3 और यहां वाले कोऑर्डिनेट की एवरेज 1 है, तो 1 × 2 सम 2 होएगा, -3 में क्या जोड़ूगी, 2 आए, अब बोलोगे सर 5 जोड़ दो, ठीक है, तो 4 और 5, ठीक है जी। रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द ओरिजिन, किसी भी पॉइंट की अगर ओरिजिन के अंदर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो सिंपली इसके साइन को चेंज कर दो,
3 की जगह -3 कर दो, -5 की जगह 5 कर दो, -3 एंड 5, खत्म। कंसेप्ट तो बता ही चुका हूं पहले। नेक्स्ट है जी टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल्स वो आपसे कैसे पूछेगा? वो आपको एक ट्रायंगल देगा और उसके कोऑर्डिनेट्स देगा कि अपने पास एक ट्रायंगल है, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो मुझे बताओ ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आइसोस्केलस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले जिस टाइप के इक्वेशन आएंगे आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको साइड्स की लंबाइयां पता लग जाएंगी, साइड्स की लेंथ पता लग जाएगी। अगर आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो उनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ही आपको साइड्स की लंबाइयां पता लग गई तो अगर वो ट्रायंगल इक्विलेटरल हुई पता लग जाएगा, अगर वो ट्रायंगल आइसोस्केलस हुई पता लग जाएगा, अगर वो ट्रायंगल स्केलन हुई पता लग जाएगा। ओके सी, ठीक है सर, पता लग जाएगा। क्या पता नहीं लगेगा बताऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपना एक वो होता है कि लार्जेस्ट साइड, क्योंकि अगर वो आपसे एंगल के बारे में पूछे, जो लार्जेस्ट साइड है उसका स्क्वायर अगर ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू है या लेस देन है रिमेनिंग साइड के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ये मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको याद करवा देता हूं। प्लेन ज्योमेट्री के अंदर अपने पास 3 साइडें हैं, ओके। अगर वो हमसे ये पूछता है कि ट्रायंगल एक्यूट एंगल्ड है, ट्रायंगल राइट एंगल्ड है या ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो 2 काम करने पड़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन इस टाइप का है तो सीधा पता लग जाएगा। सारी साइड बराबर तो इक्विलेटरल, 2 साइड बराबर तो आइसोस्केलस समद्विबाहु बाहु, एक भी साइड बराबर नहीं और स्केलन है तो स्केलन। लेकिन अगर वो एंगल के बारे में पूछ रहा है तो हमें पाइथागोरस का कजन करके मैंने आपको करवाया है प्लेन ज्योमेट्री में वो चीज कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अगर बराबर हो बाकी 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के तो राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये बड़ा है तो एंगल भी 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर ये छोटा है तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये समझ वहां से आ रही है, ठीक है जी। क्लियर है टाइप ऑफ ट्रायंगल कैसे बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो मान लो उसने हमें कोऑर्डिनेट देगा वो हमें, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और फिर ये पॉजिटिव लेना हमें, x1। ये फॉर्मूला है भाई, रटना कैसे है आपको बताया ही है, बिना फॉर्मूले के भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। रटना कैसे है एक बार बता दूं, देखो पहले x1 है, x2 है, x3 है, ब्रैकेट के बाहर 1 2 3 है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों y वाले हैं, हाँ जी सर। अब देखो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 1 2 3 1 2 3 गिनती चलेगी। तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद फिर से 1, ऐसे ही 3 आया, 3 के बाद 1 फिर 2। मैं जब लिख रहा था आपने नोट किया हो, 1 सेकंड के लिए रुक रहा था, बस यही रट नहीं रखा, बस ये पैटर्न बना रहा था अपना, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, कई बार फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तरीका नंबर 1, कई बार सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि उसने हमें कोऑर्डिनेट दिए और उसने हमसे एरिया पूछ लिया, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट 1 कोऑर्डिनेट टू ओरिजिन, और इस वाले मेथड से हम निकालते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, कैसे निकालते हैं बताएंगे। तो फॉर्मूला लगा के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ ये मेथड लगा के बता देता हूं। अगर उसने सिर्फ एरिया पूछा है तो हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं होती, सिंपली आप यहाँ के कोऑर्डिनेट लिखो ऐसे। ये ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आपको जो बेसिक अपना लेक्चर उसके अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक कोऑर्डिनेट को मैं 0 बनाना चाह रहा हूं, तो देखो किसी भी एक को पिक कर लो रैंडमली। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैं 0 बनाना चाह रहा हूं किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, तो मैं -3 और -4 करूंगा। मैं हर x कोऑर्डिनेट में से -3 करूंगा, 3 - 3 0, -4 -3 -7
ठीक है जी, और 8 माइनस 3। अब मैं हर y कोऑर्डिनेट में से क्या करूंगा, 4 घटाऊंगा, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 4 माइनस का 1, और माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि बाहर वाले 2 पकड़ूंगा, उनका प्रोडक्ट लूंगा, -7 और -10 70, अंदर वाले 2 का प्रोडक्ट लूंगा, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, और इनका डिफरेंस लूंगा, मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, और मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये मैंने किया वही है, यही किया है, ठीक है। ये कैसे प्रूव हुआ, ये आपको करवा रखा मैंने पहले, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो भाई क्वाड्रिलेटरल के लिए भी एक फॉर्मूला है इसी तरीके से, और मैं आपको रटवा भी सकता हूं, बट उसकी नीड नहीं है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर वो आपको ऐसे चारों कोऑर्डिनेट्स बताता है, हम फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन अलग से रटने की जरूरत नहीं है। ना तो इस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हैं आपके, तो सिर्फ उतना करेंगे जितना रिक्वायर्ड है। कोई भी एक डायगोनल खींच लो तो 2 ट्रायंगल में पड़ जाएगा। ट्रायंगल के अगर तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो, आपको एरिया निकालना आता है, तो आप क्या करो, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, 2 ट्रायंगल का एरिया निकालो और जोड़ दो, ये इजी पड़ता है उससे। तो आप क्या करोगे क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जो रिलेवेंट है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अगर अपने पास एक सर्कल है जिसका सेंटर के कोऑर्डिनेट है h और k, और उसका रेडियस है r, तो सिंपल सी बात है, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर जहाँ पर ये रेडियस टच कर रहा है, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है r, मैं इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर अंडर रूट, यही होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल टू r। इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने बताया है r है, सर्कल की यही डेफिनेशन होती है। फिर मैंने क्या किया, अंडर रूट अच्छा नहीं लग रहा, तो दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। ये लो, प्रूव भी हो गया साथ के साथ, ठीक। अगर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, तो ये उसकी इक्वेशन होती है। ओके, अगर मैं इसी को खोल दूं, चलो इसको खोलेंगे बाद में। अब अगर किसी सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो, सेंटर जो है वो ओरिजिन पर हो, तो सिंपल सी बात, आप क्या करोगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐसे घटाते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर कोई आपको बोल रहा है किसी सर्कल की इक्वेशन ऐसी है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो आप समझ जाओ कि सर्कल का सेंटर जो है वो 0 0 है, और उसका रेडियस जो है वो 6 है, ठीक है, क्लियर है। ओके मेरे भाई, तो अब अगर मैं इसको खोल दूं, तो अपने पास बन जाती है मेरे भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। उसी को खोल रहा हूं। ये वैसे याद रखनी जरूरी नहीं है आज तक के पैटर्न के हिसाब से, बट मैं आपके ऊपर ऑप्शनल छोड़ देता हूं, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे लिख ले, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, यहाँ पर आएगा एक a स्क्वायर, यहाँ पर भी a स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर -2ab वाला टर्म यानी कि -2h x, यहाँ पर -2k y, और यहाँ पर आएगा b स्क्वायर वाला टर्म h स्क्वायर, पॉजिटिव आएगा वो तो, प्लस k स्क्वायर, ठीक है जी, और इधर से -r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिशियन जो थे दुनिया के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने ये कर दिया कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बना दी सर्कल की। उन्होंने बोला सर्कल की ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो वो आपको ऐसी इक्वेशन देते हैं और बोलते हैं सर्कल का सेंटर बताओ, सर्कल का रेडियस बताओ। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन मिले, आप इसको खोल लो, आपको ये मिल जाएगा यार जो x का कोफिशिएंट है, अगर उसका मैं साइन चेंज कर दूं, x का कोफिशिएंट क्या है -2h, ठीक है, और सेंटर क्या है सिर्फ h, कि x के कोफिशिएंट को हाफ करके नेगेटिव कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना सेंटर का x कोऑर्डिनेट। y के कोफिशिएंट को हाफ करके नेगेटिव कर दूं यानी कि साइन चेंज कर दूं तो आ जाएगा ये वाला कोऑर्डिनेट। ओके सर,
और जो x और y के कोफिशिएंट आए हैं उनका स्क्वायर कर दूं, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये सारा किसके इक्वल है, ये सारा इसके इक्वल है। इस सब को हमने कांस्टेंट बना दिया। तो हमें ये पता है, अगर मैं इनको इक्वेट करूं कि इनको मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो r को मैं उधर भेज रहा हूं राइट हैंड साइड पे, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी था, तो मैंने क्या किया, मैं c को इधर ले आया, माइनस सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास ये इक्वेशन होगी। तो आप क्या करोगे, आपकी x के साथ जो भी होएगा, ये जो भी होएगा, यहां से याद करना आसान है, x का जो भी कोफिशिएंट होगा हाफ करके नेगेटिव कर देंगे, तो अपने पास h की वैल्यू आ गई। y का जो भी कोफिशिएंट हाफ करके नेगेटिव कर देंगे, k की वैल्यू आ गई। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर में से c घटा देंगे, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये आप तुरंत प्रूव कर सकते हो, क्योंकि रटने में होती है दिक्कत अननेसेसरी। ठीक है जी। नेक्स्ट, वो आज तक उसने ऐसा पूछा नहीं है, बट पूछ सकता है, रिलेवेंट है, तो वो हमसे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में आप क्या करोगे, वो आपको एक क्वाड्रिलेटरल के चारों कोऑर्डिनेट बताएगा और आपसे बोलेगा पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, क्या है। तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या करना होता है, नंबर 1, आपको लेंथ ऑफ साइड्स निकालोगे सबसे पहले। आप जैसे ही आप लेंथ ऑफ साइड्स निकालोगे तो आप ये मेक श्योर कर पाओगे कि अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हुई, मान लो ये इसके बराबर हुई, ये इसके बराबर हुई और चारों बराबर नहीं हुई, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक है। मान लो ऐसा आ गया कि 5 यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट 10 यूनिट, तो स्क्वायर तो नहीं हो सकता, रोम्बस तो नहीं हो सकता। तो हाँ, अब इनके बीच का एंगल क्या है मुझे नहीं पता, बट इतना आप श्योर हो कि या तो एक रेक्टेंगल है या एक पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो लेंथ ऑफ साइड्स निकालोगे और उसके बाद सेकंड आप क्या करोगे, तो सर लेंथ ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगे, 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सर ये क्या है इतना लंबा, ऐसा ही होएगा, यही है बेस्ट पॉसिबल, यही है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप निकालोगे लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स की लंबाइयां निकालोगे। फिर इससे क्या मिलेगा, देखो लेंथ ऑफ साइड्स निकालोगे तो या तो आपको यह पता लग जाएगा कि इन दोनों में से एक है, इन दोनों में से एक है या इन दोनों में से एक है। चारों साइड बराबर हुई तो ये हुए, अगर सिर्फ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड बराबर हुई तो ये हुए। ठीक है सर, वैसे कई तरीके हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद, स्लोप निकाल सकते हो ऑपोजिट साइड्स का, कई सारे तरीके हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो तो आपके दिमाग में रहेंगे ही। ठीक है, मैं आपको एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सल वे बता रहा हूँ। उसके बाद मैं निकालूंगा लेंथ ऑफ डायगोनल्स। अब देखो, अगर ये दोनों हुई तो अगर डायगोनल बराबर हुए तो रेक्टेंगल है, इसके तो डायगोनल एक बड़ा एक छोटा होता है। ठीक है, अगर बराबर नहीं हुए, एक बड़ा एक छोटा हुआ तो ये है। अगर पहले केस में ये दोनों हुई तो डायगोनल बराबर हुए तो स्क्वायर है, अगर एक बड़ा एक छोटा हुआ तो रोम्बस है। ठीक है सर, अगर ये हुआ तो अगर ऑपोजिट साइड का, मान लो आपने निकाला कि भाई लेंथ ऑफ साइड्स निकाला और उससे भी कुछ भी आ नहीं रहा, तो फिर आप देखोगे कि कहीं ऑपोजिट साइड पैरेलल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यार कुछ भी बन नहीं रहा, तो ऑपोजिट साइड्स देखोगे, कोई ना कोई एक पेयर पैरेलल निकलेगा, स्लोप निकाल के फिर आपको पता लग जाएगा ट्रेपेजियम। इसमें ऑन द स्पॉट अंडरस्टैंडिंग लगेगी, कोई रटने वाली चीज नहीं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ द एनक्लोज्ड रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनका मैं रिवीजन नहीं करवा सकता, अलग अलग तरह के होते हैं, तो जस्ट लिख दिया कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज के ऊपर नजर रख जाए क्या क्या है। नेक्स्ट, इंटरसेप्ट, हिंदी में बोलते हैं अंतरखंड, प्रतिच्छेद, अवरोधन। क्या होता है, देखो अपने पास एक्स और वाई एक्सिस है, ओके जी, तो कोई भी लाइन अगर आप खींचोगे, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई तो वो एक्स एक्सिस को काटेगी नहीं, वाई एक्सिस के पैरेलल हुई तो वो वाई एक्सिस को काटेगी नहीं। इसके अलावा जितनी भी लाइनें हैं वो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटती हैं, तो वो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काटती हैं उसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और वो जिस पॉइंट पर वाई एक्सिस को काटती हैं उसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस के ऊपर होती है x इज इक्वल टू 0। भैया हॉरिजॉन्टल मोमेंट तो कोई है ही नहीं, y के ऊपर कोई पॉइंट है, और x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0, कोई वर्टिकल मोमेंट है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे। तो
एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। तो अगर अपने पास कोई लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप y को 0 रख दो। y को 0 रखा और x की वैल्यू निकालो। y को 0 रखने से x की वैल्यू आ गई जी 3, तो आ गया x इंटरसेप्ट। यानी कि ये जो लाइन है ये इसको x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या थी 0, यानी कि 3 0 पर काट रही है। और अगर ये 3 0 पर काट रही है तो ये जो लंबाई है ये भी 3 है। आप बोलोगे जी हाँ सर, तो कई बार इस लंबाई को भी बोल देते हैं कि ये x इंटरसेप्ट है, कि x एक्सिस पर कितनी लंबाई काट रही है। दोनों तरीके से यूज होता है, पॉइंट को भी बोल देते हैं, इस लाइन की लेंथ को भी बोल देते हैं। ओके सर। नेक्स्ट, इसी लाइन में अगर आपको y इंटरसेप्ट चाहिए तो सिंपली x की वैल्यू 0 पुट करो। किसी भी लाइन में x की वैल्यू 0 पुट करते ही यहां पर y की वैल्यू आ गई जी 2, यानी कि ये लाइन 0 2 पर काट रही है y एक्सिस को, 0 2 से गुजर रही है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है, 0 2 से गुजर रही है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट का है। और कई बार एग्जामिनर आपसे इस लाइन की लेंथ भी पूछ लेता है। अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो AB की लेंथ पूछ लेता है, तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ दिस इक्वेशन। शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, यानी कि उसने यही वाली चीज पूछी है, AB की लंबाई। कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं ना कहीं पर काट रही है, तो मैं सिंपली अपने मन में x को मैंने 0 रखा, x को 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई 8 6 48 6, मुझे पता लगा ये 6 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 रखते ही ये आ गया। ऐसे ही मैंने मन ही मन में y को 0 रखा कि भाई y को 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू आ रही है 6 8 48, यानी कि ये 8 है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है, 6 8 और 10, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, इज इट ठीक? नेक्स्ट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। इंग्लिश में 2 नाम से जानते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट, हिंदी में ढाल ढलान प्रवणता। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब है इसकी डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर ये लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन स्लोप होता है कि कोई भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उससे उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगल विद, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल हैं, एक तो इधर है एक इधर है 180 माइनस थीटा, तो एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उससे हम स्लोप को डिटरमाइन करते हैं। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, किसी भी लाइन के स्लोप को, एंड स्लोप होता है tan थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है उसका टेंजेंट निकालते हैं। ओके सर, अगर अपने पास इक्वेशन गिवन है लाइन की ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप निकलता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y। यहीं पे कर देता हूं तीसरा पॉइंट भी। अगर अपने पास कोई लाइन 2 पॉइंटों से गुजर रही है, ठीक है, मान लो x1 y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2, इस लाइन का जो स्लोप है वो निकलेगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स बटे में डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। प्रूफ वगैरह सब कुछ समझा रखा है लेक्चर में, याद कैसे करना है सब कुछ। ऊपर y आएगा, नीचे x आएगा, y2 में से y1 घटा लो तो x2 में से x1 घटाना पड़ेगा, या फिर y1 माइनस y2 कर लो, x1 माइनस x2 कर लो। कुल मिलाकर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लिखोगे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लिखोगे। ठीक, ओके जी, ये 3 चीज हैं, तीनों याद होनी चाहिए स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, क्यों? क्योंकि x एक्सिस का x एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 है, तो tan 0 इज 0, बिकॉज tan 0 इज 0। और y एक्सिस का x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल है, tan 90 इज नॉट डिफाइंड, y एक्सिस का स्लोप नॉट डिफाइंड।
अगर दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि स्लोप रिप्रेजेंट ही इस चीज को करता है कि लाइन कितनी तिरछी है। अब दो चीजें पैरेलल हैं तो वो समान तिरछी हैं, तभी पैरेलल हैं, तो स्लोप भी इक्वल होंगे। अगर दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो स्लोप है एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। यानी कि अगर एक का स्लोप 2/3 हुआ तो दूसरे का स्लोप निकालना है तो एक तो रेसिप्रोकल कर दो और साइन भी बदल दो। ठीक, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। या फिर ऐसे बोल सकते हो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ओके सर। डिफरेंट वेज टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये रिवाइज करते हैं भाई। ये 4 तरीके हैं। ठीक, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ये, इनको एक एक करके रिवाइज करते हैं। तो अगर मुझे अलग अलग पेज चाहिएगा, अगर एग्जामिनर ने मुझे ये बता दिया कि अपने पास एक लाइन है, ये इस पॉइंट से गुजर रही है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज 2, 3 है, और इस लाइन का जो स्लोप है m दैट इज इक्वल टू -4/3 ऐसे है, तो इसकी इक्वेशन बताओ। तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो मैं एग्जाम्पल के साथ सीधा बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं बता रहा। ठीक है, तो आपको इतना पता है कि जो स्लोप होता है दैट इज, अगर अपने पास लाइन जो है, अगर अपने पास लाइन है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको ये पता है कि जो स्लोप है दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में y। यानी कि स्लोप जो है सिर्फ x और y के कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, या फिर मैं बोलूँ x और y के कोफिशिएंट के रेशियो पर डिपेंड करता है ना। x का कोफिशिएंट यहाँ पर आया, y का कोफिशिएंट यहाँ पर आया। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसका नेगेटिव x का कोफिशिएंट है, और नीचे भी जो भी लिखा हुआ वो डायरेक्ट y का कोफिशिएंट है। लेकिन यहाँ से मुझे c की वैल्यू नहीं मिल रही, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है जी, तो मैं इस चीज़ का ऐसे फ़ायदा उठाएंगे, हम क्या करेंगे कि ऊपर -4 है तो इसका साइन में पलट के x का कोफिशिएंट बना दूंगा, नीचे एज इट इज़ 3 है, मतलब जो भी है एज इट इज़ में y का कोफिशिएंट बना दूंगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म में निकालूंगा, x और y के तो मुझे मिल गए, अब मुझे सिर्फ c निकालना है। स्लोप से मुझे 2 मिल जाएंगे। सर c कैसे निकालोगे? मुझे इतना पता है कि इस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी वो, यानी कि 2, 3 को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा उस पॉइंट को, इस इक्वेशन को। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, 4 दूनी 8 प्लस में 3 3 9, 9 और 8 17, तो ये मैंने ऊपर भेजा 17। ऐसे इन दोनों की मदद से आप निकालोगे, यहां से आप निकालोगे x और y के कोफिशिएंट, और पॉइंट से आप निकाल लोगे कांस्टेंट टर्म। लाइन की इक्वेशन, फास्टेस्ट वे टू कैलकुलेट। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूं इसी के अंदर, छोटी सी जगह लेके दे दूंगा अभी। एग्जाम्पल 2, देखो अगर मैं बोलूँ कोई लाइन है मेरे पास, उसका स्लोप है मेरे भाई, उसे भी मान लो 7/10, और वो एक पॉइंट से पास हो रही है 1 - 2 से, इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे माइनस लगा लूँगा दोनों जगह, क्योंकि x के कोफिशिएंट को जनरली पॉजिटिव रखा जाता है, तो मैंने यहाँ जानबूझ के माइनस कर दिया। यहाँ पर माइनस आता है, x का कोफिशिएंट आता है, इसका साइन बदल के, तो 7x, y का कोफिशिएंट तो एज इट इज आता है यही वाला, यानी कि -10y। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, तो 7 और प्लस में 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मैं यहाँ पर रखूँगा 27, इक्वेशन हाजिर। ये अंडरस्टैंडिंग बार बार यूज होगी। ओके जी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे जी 2 पॉइंट फॉर्म। क्या इनके नाम रखने ज़रूरी है, नाम रटने ज़रूरी है? नहीं भैया, नाम रटने ज़रूरी नहीं है। आपको फॉर्म हो ना हो, कोई और नाम से ऑनलाइन आपको दोस्त आपका बता दिया कहीं पे भी, इसलिए नाम बता दिए। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनर ने 2 पॉइंट बता दिए कि इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है जी, उस लाइन की इक्वेशन बताओ, तो सिंपल है मेरे भाई, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास हो रही है तो आप स्लोप निकाल सकते हो। निकालो यहाँ से स्लोप। कैसे निकालेंगे? स्लोप होएगा मेरे भाई
वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस तो 3 माइनस में 4, तो 3 माइनस 4 बटे में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 माइनस माइनस 5, क्या आ गया -1 बटे में 7। ठीक है, स्लोप मिल गया। हाँ जी सर, और कोई एक पॉइंट है आपके पास स्लोप के अलावा? क्योंकि अगर स्लोप मिल जाए तो कोई एक पॉइंट चाहिए जहाँ से लाइन पास हो रही है। एक क्या, दो पड़े हैं अपने पास, बट एक ही चाहिए हमें, कोई भी एक यूज कर लेना। तो स्लोप से मुझे मिल जाएगा मेरे भाई, स्लोप से एक्स का कोफिशिएंट है 1, तो सिर्फ 1 रखा, और वाई का कोफिशिएंट है 7। स्लोप से मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वल टू, अब मैंने इस पॉइंट को यूज कर रहा हूँ मैं 2 3 को, इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रखूँ, किसी को भी यूज कर लो फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस में 3 7 21, 21 और 2 23, पॉइंट से मुझे मिल गया कांस्टेंट। ओके नेक्स्ट, तो जनरली यही अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, बाकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये ना वो डायरेक्टली उस फॉर्म में पूछ ले, इसलिए वो ही बतानी जरूरी है। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म, अदरवाइज इसके अलावा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जो हमें पढ़ाई जाती हैं स्कूल में, इसलिए। तो मान लो कोई लाइन जो है एक्स और वाई एक्सिस से गुजरती है, और एक्स पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लंबाई है ए, और वाई पर जो इंटरसेप्ट है उसकी लंबाई है बी, ऐसे। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी एक्स बटे में ए प्लस वाई बटे में बी इज इक्वल टू 1। अदरवाइज मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी ज़रूरत क्या है हमें? कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। अदरवाइज हमें इतना पता है कि अगर एक्स एक्सिस पर ए लंबाई है, ए 0 से लाइन पास हो रही है और 0 बी से लाइन पास हो रही है, किन्हीं भी 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही हो, तो हम तो तुरंत इक्वेशन बता देते हैं जी। पहले तो निकालते हैं स्लोप, और फिर किसी भी एक पॉइंट को यूज़ करके हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चौथा स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये एक मैथमेटिकली एक्सेप्टेड एक फॉर्म है, ठीक है, जिसके अंदर वो स्लोप बता देते हैं लाइन का, और वो इंटरसेप्ट बता देते हैं वाई इंटरसेप्ट। ये नहीं है कि एक्स इंटरसेप्ट। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं कि मान लो स्लोप है एम है और वाई इंटरसेप्ट है सी, तो इक्वेशन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर एम स्लोप हो किसी लाइन का और वाई इंटरसेप्ट सी हो, तो लाइन होगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये रटे बिना हम इस अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि उसने लाइन का स्लोप दे दिया, जी सर दे दिया, और वाई इंटरसेप्ट उसने सी बता दिया भाई ने। अगर उसने वाई इंटरसेप्ट बता दिया सी, यानी कि वो लाइन जो है वो सी 0 से पास हो रही है, सॉरी 0 सी 0 भी, चलो यहाँ पर तो ठीक किया था, वो 0 सी से पास हो रही है। अब वो बाकी कहीं पे भी जा रही है नहीं जा रही मुझे पता नहीं, वाई इंटरसेप्ट सी है तो वाई के ऊपर वो सी इंटरसेप्ट, वो 0 सी से पास हो रही है और स्लोप बता रखा है, तो मुझे स्लोप और पॉइंट मिल गया, तो रगड़ देंगे ना हम तो। ठीक है, नेक्स्ट है जी सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है, मैं यहीं पर बना देता हूं अपने, चलो यहीं पर बनाएंगे बार बार। मान लो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, और वाई कोऑर्डिनेट आएगा सारे वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज, याद रखने के लिए एवरेज। ऐसे ही अगर एग्जामिनर ने हमें यह बता दिया कि ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं जी ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ्स ऑफ साइड्स यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम लेंथ्स ऑफ साइड्स को लिख लेंगे, इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई, इस साइड की लंबाई। ठीक है, और
मान लो ये साइडें ऐसे आ जाएं 30, 40 और 40 ऐसे आ जाए, मान लो इनकी लंबाई, तो वी कैन यूज जस्ट रेशियो ऑफ लेंथ साइड्स। आपको एग्जैक्ट लेंथ साइड्स यूज करने की जरूरत नहीं है इन फॉर्मूला। सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे भैया, तो सीधी सी बात है, देखो अब एक्स कोऑर्डिनेट से डील करेंगे। एक साइड पकड़ो, उसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो, गुणा कर दो। ये साइड ये कोऑर्डिनेट, ये साइड इसके सामने वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे, और बटे में कर दो तीनों साइड्स की लंबाई। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, एक साइड पकड़ो, उसके सामने का वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो, गुणा कर दो, और नीचे लिख दो बटे में सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक जी, खत्म बात। द बात इज वेरी वेरी खत्म। नेक्स्ट, अगर वो यहां पर मैं एग्जांपल दूंगा आपको, फॉर्मूला नहीं होगा, और दो सेंटर का और उसका फॉर्मूले की नीड नहीं है। अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, निकालेंगे हम और दो सेंटर, पूरा नहीं निकालूंगा, जस्ट आपको वे बताऊंगा निकाल। अगर उसने ये बता दिया कि एक ट्रायंगल है अपने पास, ठीक है, इसका मुझे और दो सेंटर निकालना है, और दो सेंटर लंब के अंदर, यानी कि जो एल्टीट्यूड्स हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी दो एल्टीट्यूड बनाऊंगा, कोई भी दो एल्टीट्यूड आई हैव टू मेक, क्योंकि एल्टीट्यूड्स, कोई भी दो एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे चाहिए होगा। ये दोनों एल्टीट्यूड कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, बी डी सी ई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन निकालूंगा और उनको सोल्व कर लूंगा, ये कहां से पास हो रही है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, देखते हैं तो इक्वेशन कैसे निकालोगे। अब देखो BD पे फोकस करते हैं, ठीक है, BD की मुझे इक्वेशन निकालनी है। तो BD जो है, दो चीजों को याद रखा करो, आपको इसका स्लोप मिल जाए, ये किसी पॉइंट से पास हो रही हो, तो BD इस पॉइंट से पास हो रही है, B से, ठीक है जी। इसका स्लोप मिल सकता है, मिल सकता है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो इसका स्लोप, इसका स्लोप क्या होगा, बिकॉज ये लाइन AC है, बिकॉज दो पॉइंट से पास हो रही है, तो 5 - 2 3 बटे में -4 -1 -5। तो इसके कारण इसका स्लोप भी आप निकाल लोगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका उल्टा करो भाई, और साइन नेगेटिव है, यानी कि साइन बदलना होता है 5/3। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने -5 और -3 लगा दिया, क्यों, ताकि मैं इजीली इक्वेशन लिख पाऊँ। तो मैं BD की इक्वेशन डायरेक्टली लिख दूंगा, देखना, -5 है तो 5x और -3y इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि ये 2:3 से पास हो रही है, 2 - 3 से, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा 5 दूनी 10 और -3 9 19, ये आ गई जी BD की इक्वेशन। इतनी ही स्पीड से मैं लिखूंगा CE की इक्वेशन, और दो इक्वेशन को सोल्व करूंगा, वो जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, x और y की जो भी वैल्यू आएंगी वो इसके कोऑर्डिनेट है। ये तो बहुत लंबा हो गया, दिस इज द बेस्ट वे अवेलेबल, ठीक है। तो CE आपको रटना नहीं है, CE का पॉइंट तो मिल गया जिस पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप चाहिए, तो भैया AB का स्लोप पता है आपको, हाँ जी सर, तो -3 -2 -5 2 -1 1, तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जो इसके परपेंडिकुलर है, 1/5। ये नेगेटिव था, साइन बदल दिया मैंने, पॉजिटिव कर दिया, मैंने दोनों जगह ऐसे लगा दिया। तो अब यहाँ से मैं इक्वेशन लूंगा CE की, तो x माइनस में 5y इज इक्वल टू, अब ये इस पॉइंट से पास हो रही है, -4 और 5, तो -4 और -25, ये हो गया -29। इनको सोल्व कर लेना, हो सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू आए एक्स वाई की गंदी सी, क्योंकि मैंने तुरंत ही ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट रैंडमली लिए थे। आगे बढ़ जाऊं मैं, सरकम सेंटर मेरे भाई, सरकम सेंटर, अगर 1 2 -2 -3 0 और 4, ठीक है जी। सरकम सेंटर, तो कोई भी दो सरकम सेंटर बना लो, सॉरी कोई भी दो बोल रहा हूँ, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का वो इंटरसेक्शन पॉइंट, खींच लिया भाई। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, मुझे इनका इक्वेशन चाहिए, इसको मैंने रख दिया O, मुझे OD और OE लाइनों की इक्वेशन चाहिए, और उनको सोल्व कर लूंगा, आ जाएगा सरकम सेंटर, ठीक है जी। तो अब देखो OD की इक्वेशन कैसे निकालोगे, OD का स्लोप चाहिए और OD एक पॉइंट से पास होती हुई चाहिए,
तो सर स्लोप तो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ओडी परपेंडिकुलर है इसके। अब ये पूरा सोल्व करके नहीं बताऊंगा। एसी का स्लोप आ जाएगा, हाँ जी सर 2 पॉइंट से 5 और आ जाएगा, तो फिर ओडी का भी आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, जी हाँ। और ये मिड पॉइंट है, ये क्या है? ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0 + 1/2 यानी कि 1/2, और 4 + 2 6/2 यानी कि 3, और इसका स्लोप भी आ गया आपके पास। तो ओडी की इक्वेशन आ गई सर। ऐसे ही ओ ई की आ जाएगी और सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपने ओ डी की इक्वेशन निकालनी है, आपने ओ ई की इक्वेशन निकालनी है। ये रटने की चीजें नहीं है, मैं रट के नहीं आया, मैं यहां पर देख के ही आपको बोल रहा हूं, और इनको सोल्व करना है। जनरली वो ये चीजें पूछता नहीं है, अगर वो पूछेगा तो, ठीक। अब हम करने वाले हैं भाई मिसलेनियस फॉर्मूलाज, करें एक एक करके। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन। तो अगर अपने पास एक लाइन है और अपने पास एक पॉइंट है, मान लो लाइन की इक्वेशन है, मैं सीधी वो कर लेता हूँ, सीधा एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो लाइन की इक्वेशन अपने पास, दैट इज 2x - 3y प्लस में 7 = 0, और पॉइंट है -1 और 3। तो सिंपली आप क्या करोगे, अगर आपको इस पॉइंट से इस लाइन का लेट दिस बी ए, लेट दिस बी ए बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो पॉइंट की वैल्यू को आप पुट कर दोगे लाइन के अंदर, x की जगह -1, y की जगह 3, ठीक। ओके जी, तो -2 -9 प्लस में 7, मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए तो मॉड्यूलस लगा रखा है, और नीचे मुझे चाहिए कि यहाँ पर ये x और y के जो कोऑर्डिनेट हैं उनके ऊपर पाइथागोरस लगा हुआ चाहिए मुझे, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस में 3 -3 का स्क्वायर। वैसे -3 का करो या 3 का फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो, माइनस का 11 प्लस का 7, तो माइनस का 4, लेकिन पॉजिटिव चाहिए तो 4, और नीचे हो जाएगा √13। आगे बढ़ता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस की जो इक्वेशन है वो हमेशा इस तरीके से होंगी, ax + by + c1 = 0, ax + by + c2 = 0, यानी कि coefficients of x and y terms will be always same. If not, सर अगर नहीं हुए तो then make them same. कैसे सर? एग्जाम्पल मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक पैरेलल लाइन है 2x प्लस में 3y माइनस में 10 = 0, और एक पैरेलल लाइन है माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस में 15 या फिर प्लस में 16 = 0। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर तो x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं निकले तो कोई दिक्कत नहीं है, x या y में से एक का बना लो। ये 2 है, ये -4 है, तो ये तो सर एक तो साइन भी पलट गया, ठीक है, साइन भी पलटेंगे, और ये डबल है, तो मैं -2 से काट रहा हूँ, कटिंग विद माइनस, -2 का पहाड़ा आना चाहिए, है तो -8। तो अब x का 2 हो गया, y का 3, हाँ जी सर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एक कंडीशन है फॉर्मूले की कि x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। ओके जनाब, तो फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, लेट द डिस्टेंस बी d, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू c1 और c2 का जो डिफरेंस है सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, और √a² + b², ठीक है। बढ़ जाऊं आगे, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। मान लो मेरे पास ऐसे 2 लाइनें हैं, ठीक है सी, तो इनके बीच का एंगल मुझे बताना है थीटा। मान लो इनके बीच में एंगल है भाई थीटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट मी रिकॉल, जैसे ऐसे रिकॉल करनी हाँ जी आ गया ध्यान। तो मान लो अपने पास ये पहले वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, जैसे ऐसे बच्चों की तरह रटके नहीं रखता मैं, कि ऐसे रट्टू तोते की तरह रटके रखो ना। और इस लाइन की इक्वेशन है a2x, और इसी तरीके से मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो 2 लाइन के बीच में जो भी एंगल है उसका tan थीटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होएगा, वो होएगा m1 - m2, एक लाइन का स्लोप
माइनस दूसरी लाइन का स्लोप 1 प्लस m1 m2। सर m1 कौन सा है, m2 कौन सा है? आपने क्या करना है, आपने इन दोनों का स्लोप निकालना है। इसका स्लोप निकलेगा भाई, ये नहीं बोल रहा ये m1 है, माइनस a1 बटे में b1, और इसका स्लोप निकलेगा माइनस a2 बटे में b2। जिसका भी स्लोप साइज में बड़ा हो, लाइक जो भी फ्रैक्शन बड़ी हो, एक फ्रैक्शन आएगी, उसको आप m1 मान लो। लेट बिगर फ्रैक्शन एज m1 फॉर इजी कैलकुलेशन। नहीं तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा आएगा, उसका टेंजेंट आपको पता नहीं होगा, एक दो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस। अगर अपने पास दो लाइंस हैं तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, तो मान लो इनके बीच में ये एंगल है, तो इस एंगल को बाइसेक्ट, मान लो ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन हमें बतानी है सपोज। तो एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर कोई भी जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। आप बोलोगे जी हाँ सर। तो मान लो ये जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x और y, ठीक है। तो इन दोनों लाइन की वो इक्वेशन देगा कि भाई मेरे पास ये दो लाइनें हैं, प्लीज इनका जो एंगल बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन बता दो यार, ऐसे बोलेगा वो आपसे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ऐसे ऐसे पॉइंट से बना है कि वो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है इन दोनों लाइनों से। तो ये पॉइंट मान लो O है, तो O का डिस्टेंस इस लाइन से कैसे निकालते हो, इस पॉइंट की x की जगह x रखोगे, y की जगह y, इस पॉइंट की वैल्यू उसमें पुट करते हैं हम, ठीक है। x की जगह x, y की जगह y रखोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। बटे में आप करते हो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो मैंने बेसिकली किया क्या है, मैंने OA की लंबाई निकाली है और उसको मैं इक्वेट कर दूंगा OB से, ठीक है भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट। मान लो एक लाइन है और ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और बोल रहे हैं कि इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये है 1 और 2 और इस लाइन की इक्वेशन है भाई 3x माइनस में 4y प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो अब लेट दिस पॉइंट बी A, लेट दिस पॉइंट बी B, मान लो ये है C, मान लो ये है D। तो मुझे B के वो बताने हैं, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं दोनों लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं सिर्फ AB की इक्वेशन निकाल लूंगा। CD की इक्वेशन गिवन है, AB की इक्वेशन आप निकालो और सॉल्व कर दो। अच्छा जी, AB की इक्वेशन कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा सर, देखो स्लोप पता है ना आपको, आपको CD का स्लोप पता है, हाँ जी सर। CD का स्लोप इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख दें, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू -3 बटे में -4 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बटे में कोफिशिएंट ऑफ y, और इससे मुझे मिलेगा स्लोप ऑफ AB। हाँ जी सर, इसका उल्टा कर दूंगा, 4/3 -4/3, ये तो कट गया, ठीक है। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए एक तो मुझे स्लोप चाहिए और एक मुझे चाहिए कि वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो ये इस पॉइंट से पास तो हो रही है, स्लोप ये हो गया और पासिंग थ्रू 1 और 2, फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब खत्म हो गई अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपने एग्जाम में आती है। उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D से एक क्वेश्चन उसने पूछा था, सफियर के बारे में उसने पूछ लिया था। तो मैं जितना भी मैक्सिमम रिलेवेंट है उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कराऊंगा। यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा आपसे, उतना रिलेवेंट नहीं है, सिर्फ सफियर का बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2D लिखा, वहाँ पर मैंने 3D, ऐसे 2D से 3D कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेवेंट फॉर्मूलाज हो सकते हैं उनका कन्वर्जन दिखा रहा हूँ। अगर सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट है A और B और रेडियस है R, तो सर्कल की इक्वेशन होती है। तो ऐसे ही सफियर बिकॉज 3D में है
तो एक और कोऑर्डिनेट आ जाएगा जेड वाला, एक्स वाई जेड होता है ना उसमें जेड वाला, और रेडियस आर, तो फिर ये इक्वेशन हो जाएगी। तो 2d टू 3d, ये डिस्टेंस फॉर्मूला 2d टू 3d। तो पॉज करके आप एक बार खुद देखोगे, रिवीजन कर लोगे। ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट 2d टू 3d। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये सेक्शन फॉर्मूला 2d टू 3d, ये मैंने इंटरनल बताया, एक्सटर्नल भी ऐसे ही होएगा। तो बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट एक मोटी मोटी नज़र मार लोगे कि यार सेम ही है। आगे बढ़ रहा हूँ। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 2d टू 3d। तो सेंट्रोइड के मैंने बता दिए, तो कोई बच्चे ऐसे भी चलाएंगे, इन सेंटर के बता दो, उसके बता दो, नहीं, उतनी ज़रूरत नहीं है आपको। एक पॉइंट का डिस्टेंस एक लाइन से क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। पॉइंट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, और ऐसे ऐसे ही एक प्लेन की इक्वेशन ए बी एक्स वाई जेड में होती है, ऐसे लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस एक प्लेन से बिल्कुल सेम चीज़ है। दैट्स ऑल। तो आपने करना क्या है मेरे भाई, आपने ये बताना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने रिवाइज की है इस वीडियो से, तो अपना जो टेलीग्राम का पेड ग्रुप है आप सभी बच्चों का, कोर्स वाले बच्चों का, वहाँ पर अपना फीडबैक प्लीज़ देना। इसके बेस पर मैंने आगे कुछ काम करना है। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल। अगली वीडियो में मिलता हूँ।